हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट टीजीएफ बीटा सिग्नलिंग। ठीक है, तो यहाँ पे टीजीएफ बीटा एक लिगेंड की तरह काम करता है। इसका फुल फॉर्म ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी एक सुपर फैमिली है जिसमें टीजीएफ बीटा इज़ वन मेंबर। ठीक है, टीजीएफ बीटा की एक अपनी फैमिली है और बीएमपी भी इसी सुपर फैमिली को बिलोंग करता है। ठीक है, सो टीजीएफ बीटा इज़ बेसिकली एंटी प्रोलिफरेटिंग फैक्टर। ठीक है, ये सेल साइकिल को इनहिबिट करता है। तो जो भी जीन इस सिग्नलिंग के थ्रू एक्सप्रेस होते हैं वो सारे सेल साइकिल इनहिबिटर्स होते हैं। जबकि आपने वेंट सिग्नलिंग में अगर पढ़ा होगा तो वहाँ पे सेल साइकिल को जो प्रमोट कर रहे हैं जीन लाइक साइक्लिन, सीडीकेज एंड ऑल, they were expressed, but in this signaling mostly cell cycle inhibitors are expressed, so that's why it is also called as tumor suppressor gene. Fine. Now how TGF beta is synthesized? So it is synthesized in precursor form, and that precursor is cleaved later on and it become active. ठीक है, तो ये होता क्या है यहाँ पे कि this TGF beta basically it has two domain, one is pro domain, another is mature domain. So we have to get this mature domain. ये एक active part है. So इस mature domain की खास बात ये होती है कि इसमें 6 सिस्टीन अमाइनो एसिड के रेसिड्यूज होते हैं। ठीक है, इनमें आपस में बॉन्ड होता है। इसको हम सिस्टीन इंट्रा चेन या सिस्टीन नॉट कहते हैं। सो ये जो सिस्टीन नॉट है इस टीजीएफ बीटा को एक रेजिस्टेंट प्रोवाइड करवाता है डिग्रेडेशन से, मतलब ये आसानी से डिग्रेड नहीं करवा जा सकता। तो इस फॉर्म में ये सिक्रीट होते हैं। जब ये प्रोटीन फर्स्ट टाइम बनता है तो वो इस फॉर्म में होता है। लेटर ऑन जब वो सिक्रीट होता है तो साइटोसोल में वो लेटेंट कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, ये डोमेन्स जो होते हैं, दो टीजीएफ बीटा मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, वो एक प्रोटीन होता है एलटीबीपी, उसके साथ बाइंड होता, उसके साथ कॉम्प्लेक्स बना के ये रहते हैं इनएक्टिव फॉर्म में। तो एलटीबीपी क्या है, लेटेंट टीजीएफ बीटा बाइंडिंग प्रोटीन। फाइन, तो ये इसके साथ कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में रहता है। लेटर ऑन दिस एलटीबीपी इज़ प्रोटियोलाइज्ड, इसका प्रोटियोलिसिस करवा दिया जाता है। फाइनली ये जो मैच्योर डोमेन है, दो डोमेन आपस में सल्फाइड बॉन्ड होते हैं ये, और ये रिलीज़ हो जाते हैं मैच्योर फॉर्म डाइमर के फॉर्म में। ये एक्टिव टीजीएफ बीटा है। तो ये तो इसकी कैसे ये टीजीएफ बीटा मॉलिक्यूल बनता है उसकी ये प्रोसेस थी। ठीक है, नाउ विल कम टू टीजीएफ बीटा इज़ अ लिगेंड। तो अब इसका रिसेप्टर कौन सा होता है, तो यहाँ पे जो ये इनके सेल सरफेस रिसेप्टर होते हैं। ठीक है, तो ये 3 डिफरेंट टाइप के होते हैं, R1, R2, R3। ठीक है, तो जिसमें ख़ास बात यह है कि R3 जो होता है सबसे मोस्ट अबेंडेंट होता है, एंड इट इज़ अ प्रोटियोग्लाइकेन। ये एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन नहीं है, बट इट्स अ प्रोटियोग्लाइकेन मॉलिक्यूल। सो जब आप सेल कम्युनिकेशन पढ़ेंगे तो वहाँ आपको पता चल जाएगा प्रोटियोग्लाइकेन क्या है। फाइन, नाउ कमिंग टू R1 एंड R2 रिसेप्टर। ये एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन रिसेप्टर्स होते हैं, ये सीरिन थ्रियोनिन काइनेज होते हैं। अब इन लिगेंड, जब ये लिगेंड है टीजीएफ बीटा, ये अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो जो इफेक्टर मॉलिक्यूल होंगे, जो एक्टिव वेट होंगे और जो जाके फाइनली जीन का एक्सप्रेशन करवाएंगे, वो होते हैं स्मैड। यहाँ पे जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होते हैं, जो इफेक्टर मॉलिक्यूल जो एक्टिव होते हैं, उन्हें हम स्मैड कहते हैं। स्मैड एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करता है। तो यहाँ 3 डिफरेंट टाइप के स्मैड हैं। पहला स्मैड है आर स्मैड, रिसेप्टर रेगुलेटेड स्मैड। ठीक है, तो इस आर स्मैड की कैटेगरी में 2 आते हैं, स्मैड 2 एंड स्मैड 3 आर स्मैड। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 2 मार्कर क्वेश्चन बहुत बार यहाँ से बन जाते हैं CSIR में, कि विच अमंग द फॉलोइंग इज़ अ आर स्मैड और आई स्मैड, आगे हम देखेंगे। तो स्मैड 2 एंड 3 आर जो है ये आर स्मैड है, रिसेप्टर रेगुलेटेड स्मैड है। इसकी ख़ास बात ये होती है कि इन आर स्मैड में 2 डोमेन होते हैं, MH1 एंड MH2। ठीक है, और ये दोनों जो होते हैं सेपरेटेड होते हैं अलग लिंकेज रीजन से। मतलब ये कुछ इस तरीके से होता है कि ये MH1 है, ये MH2 है, और इनके बीच में ये लिंकर रीजन है। राइट, सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। सॉरी गाइस फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़। ठीक है,
तो ये इस तरीके से सेपरेटेड होते हैं। नाउ क्या होता है, जैसे ही इनका फॉस्फोराइलेशन होता है इन स्मैड का रिसेप्टर स्मैड का, ठीक है, इनके सीरीन रेसिड्यूज पे 3 सीरीन रेसिड्यूज जो होते हैं जो कार्बोक्सी टर्मिनल डोमेन पे होते हैं, ठीक है, या उस पे जो है इनका फॉस्फोराइलेशन होता है और फिर उसकी वजह से क्या होता है, ये MH1 और MH2 डोमेन जो होते हैं ना सेपरेट हो जाते हैं। और इन MH1 डोमेन में जो होता है दो बाइंडिंग साइट होती है, एक DNA बाइंडिंग डोमेन होता है और एक न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल होता है। ये NLS अगर आपको पता है तो ये जो सिग्नल जो भी प्रोटीन जो भी मॉलिक्यूल जिसको भी अगर न्यूक्लियस में जाना है उनमें ये सिग्नल होना चाहिए, न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल। ये नहीं होगा तो वो मॉलिक्यूल न्यूक्लियस के अंदर नहीं जा सकते। इट्स जस्ट लाइक अ पास एंट्री पास टू द न्यूक्लियस, ठीक है। तो इस MH1 डोमेन में एक तो ये सिग्नल भी होता है, दूसरा इसके पास DNA से बाइंड करने के लिए भी डोमेन्स होते हैं, ठीक है। तो ये था, इट इज़ ऑल अबाउट आर स्मैड, फर्स्ट टाइप ऑफ द स्मैड। नाउ अनदर टाइप ऑफ स्मैड इज को स्मैड, ठीक है। तो को स्मैड, स्मैड 4 को हम को स्मैड कहते हैं। नाम से ही समझ आ रहा होगा, को मतलब इट्स हेल्प, कोऑपरेशन, ठीक है। तो ये आर स्मैड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। तो आर स्मैड एंड को स्मैड बोथ फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स एंड देन दे आर ट्रांसलोकेटेड टू द न्यूक्लियस, राइट। नाउ कमिंग टू द लास्ट वन, आई स्मैड है, ठीक है, विच इज़ कॉल्ड एज इनहिबिटरी स्मैड, और ये स्मैड 7 को हम आई स्मैड कहते हैं, ठीक है। तो स्मैड 7 या आई स्मैड का बेसिकली काम क्या होता है, इट इनहिबिट द सिग्नलिंग प्रोसेस, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो आर स्मैड का जो फॉस्फोराइलेशन हो रहा होता है ना उसको इनहिबिट कर देता है ताकि सिग्नलिंग रुक जाए। तो बेसिकली इट हेल्प्स इन, ये एक नेगेटिव फीडबैक लूप बनाता है, ठीक है। नाउ अब हम सिग्नलिंग पढ़ेंगे कि सिग्नलिंग होती कैसे है, ठीक है। तो दिस इज़ ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है TGF बीटा सिग्नलिंग का। तो इस तरीके से आपके 3 रिसेप्टर हैं, R3, ये रेड कलर वाला R3 है, दिस ब्लू कलर इज़ R2 एंड ग्रीन कलर इज़ R1, ठीक है। ये 3 रिसेप्टर्स हैं। नाउ लिगेंड विल कम TGF बीटा, इट विल कम बाइंड टू R3, ठीक है। ये R3 के साथ बाइंड करेंगे। अब ये R3 इस लिगेंड को R2 पे प्रेजेंट करेगा, ठीक है, या तो इसको प्रेजेंट करेगा या डायरेक्टली R1 को दे देगा, ठीक है। तो अगर ये R2 को देता है तो R2 फिर R1 को देगा और ये तीनों रिसेप्टर का एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है। और जैसे ही कॉम्प्लेक्स बनेगा इनमें फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा। लेट अस रीड हियर। तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है, TGF बीटा बाइंड फर्स्ट टू R3 एंड प्रेजेंट टू R2, ठीक है। सबसे पहले R3 से बाइंड करेगा और फिर वो R2 को लिगेंड दे देगा, या फिर इट कैन डायरेक्टली बाइंड टू R2, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, R2 जो होगा इट कैन फॉस्फोराइलेट R1 एंड रिक्रूट इट, ठीक है। R1 डायरेक्टली कभी भी TGF बीटा से नहीं बाइंड कर सकता। R1 को TGF बीटा को या तो R2 के थ्रू मिलेगा या R3 के थ्रू, ठीक है। तो जैसे ही R3 ने ये R2 को दिया TGF बीटा, ठीक है, इसका अब ये R2 क्या करेगा, फॉस्फोराइलेशन करवा देगा और R1 को भी रिक्रूट कर देगा यहाँ पे। तो ये तीनों का कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है, फॉस्फोराइलेट भी हो गए। नाउ व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप, कि जो अब जो एक्टिवेटेड R1 है, ठीक है, R2 का काम खत्म, उसने फॉस्फोराइलेट कर दिया रिसेप्टर्स को। नाउ द एक्टिवेटेड R1 विल फॉस्फोराइलेट SMAD3, ठीक है। अब हमारा जो SMAD है उसका फॉस्फोराइलेशन होगा। सो नाउ यू कैन सी हियर SMAD3, ठीक है। इसके 2 डोमेन है, MH2 MH1, और MH1 जो होगा न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सेंटर सिग्नल एंड DBD होगा। ये NLS जो होगा ना ये एक्सपोज नहीं रहेगा, ठीक है। जब नॉर्मल कंडीशन में है, सिग्नलिंग नहीं चल रही है, उस टाइम पे ये छुपा हुआ है, ठीक है, हिडन है। जैसे ही ये R1 आए, R1 इसका फॉस्फोराइलेशन करेगा SMAD3 का, ठीक है। तो इस SMAD3 का फॉस्फोराइलेशन होने की वजह से इसका NLS जो है वो एक्सपोज हो गया है, ठीक है, बाहर की तरफ हो गया है।
फाइन। तो ये नेक्स्ट स्टेप हो गई कि एक्टिवेटेड R1 फॉस्फोराइलेट SMAD3 कॉजिंग कन्फर्मेशनल चेंज, इसके चेंज हो गया जिसकी वजह से इसका NLS जो है न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल वो एक्सपोज हो गया। अब इसी तरह दो SMAD3 आएंगे, ठीक है, दो आर SMAD कॉम्प्लेक्स बनाएंगे आपस में, ठीक है। सो यू कैन सी हियर दिस ब्लैक कलर, ठीक है, इट इज़ अ SMAD3, ठीक है, R SMAD, इन दोनों का कॉम्प्लेक्स बनेगा और फिर उसके साथ को SMAD भी बाइंड करेगा जो कि SMAD4 है, ठीक है। ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स आपका बन गया। अब क्योंकि आपको न्यूक्लियस में ले जाना है, सो फॉर दैट यू नीड इम्पोर्टिन प्रोटीन, तो यहाँ पे इम्पोर्टिन बी भी इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा और ये पूरा कॉम्प्लेक्स अब न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा, ठीक है। सो नाउ फ्रॉम हियर इम्पोर्टिन विल बी रिलीज्ड आउट, उसको हटा दिया जाएगा। तो इन न्यूक्लियस रैन जीटीपी कॉजेज डिसोसिएशन ऑफ इम्पोर्टेंट बी, ठीक है, रैन जीटीपी जो है इम्पोर्टेंट बी को हटा देगा। SMAD3 SMAD4 का जो कॉम्प्लेक्स है ये बहुत डिफरेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो प्रेजेंट होंगे न्यूक्लियस में उसके साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है, और एक एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स जनरेट होगा जो कि DNA पे बाइंड करेगा और जीन का एक्सप्रेशन करवाएगा। सो यू कैन सी हियर, ठीक है, कि ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है यहाँ से इम्पोर्टेंट हट गया। अब ये SMAD3 SMAD4 कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं, TF ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर E3, इसके साथ ये बाइंड करेगा, पूरा एक एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स बना और ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन, मतलब जो भी जीन का एक्सप्रेशन करवाना है। यहाँ पे एक एग्जांपल है PAI1, इसका एक्सप्रेशन होता है, बट जनरली बोला जाता है कि TGF बीटा सिग्नलिंग के जो रिस्पॉन्स जीन है, कौन कौन से जीन एक्सप्रेस होते हैं, तो सेल साइकिल इनहिबिटर्स जो होते हैं INK4 P15 ये सारे एक्सप्रेस होते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट TGF बीटा सिग्नलिंग, ठीक है। सो यहाँ पे 3 टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं, SMAD का फॉस्फोराइलेशन करवाते हैं और वो SMAD न्यूक्लियस में जाता है, ठीक है, एंड 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ SMADs आर देयर, ठीक है। सो ये सारे आपको क्वेश्चन SMAD से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आप एक बार और देख सकते हैं इसको, ठीक है। थैंक यू सो मच।